नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी क्विजेस लगातार चल रही हैं। टेलीग्राम चैनल पर उन्हें पोस्ट किया जाता है। 2 स्लॉट में क्विज आयोजित होती है। जो फर्स्ट स्लॉट होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो बाइलिंगुअल नहीं होता है। और ये वाला जो है, ये 25 MCQs वाला है, तो ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि जो यहाँ पे अक्षरों का फॉर्मेट है वो काफ़ी छोटा है। तो देखिए, ये टेलीग्राम चैनल के जरिए ही वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो यहाँ जूम करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल को रोटेट कर लीजिए ना, मतलब स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, फुल स्क्रीन पर देखिए, पूरा अच्छे से दिखाई देगा। और थोड़ा सा वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा लिया करिए। इतना लंबा वीडियो नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा डाटा चला जाएगा। अगर आप वीडियो का जो रिजोल्यूशन है या क्वालिटी है उसको इन्हेंस कर लेते हैं तो बेहतर, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अ फ्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब केवल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ये टॉलरेट भी कर लेते हैं और उसमें थ्राइव भी कर लेते हैं अगर टेम्परेचर की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें वेरिएशन हो रहा है, वाइड रेंज है। और इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यहाँ कुछ विकल्प हैं आपके सामने, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूरीथर्मल। ठीक, यूरीथर्मल प्रकार के जो जीव होते हैं, यानी पृथुतापी, उनके अंदर ये विशेषता होती है कि तापमान की बहुत ज़्यादा अगर परास रहेगी तो भी उसमें वो रह लेते हैं। और सिर्फ रहते नहीं है, सर्वाइव भी नहीं करते हैं, बल्कि बढ़िया वृद्धि भी करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे एक इकोनॉमी का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ब्लैंक स्पेस है जिसे कि आपको एक शब्द से भरना है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स या इंफीरियर गुड इंक्रीजेज विथ। अब यहाँ पे किसके साथ वो इंक्रीज करती है, वही शब्द आपको खोजना है। इन द कंज्यूमर्स इनकम। कहने का तात्पर्य यह है कि निम्न स्तरीय जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग में अगर वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय के किस चीज के साथ वो तालमेल बैठाती है। मतलब वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो उपभोक्ता है ना, मतलब कंज्यूमर, उसकी आमदनी में गिरावट होगी, तब ऐसा होता है, डिक्रीज। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गुड्स फॉर विच डिमांड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर आर कॉल्ड। कहने का तात्पर्य है कि वो वस्तुएं या वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है। अभी आपने देखा कि सेम डायरेक्शन में है, अब यहाँ क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वही चीज है, सिंपल पीछे वाला ही क्वेश्चन है। चूंकि निम्न स्तरीय वस्तुएं क्या होती हैं, यानी इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता थी, तो उसी की डिफिनीशन यहाँ दी हुई है कि वह वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है। मतलब मांग बढ़ेगी तो आय घटेगी, ये कहने का मतलब है। तो उसको क्या कहते हैं? उसे इंफीरियर गुड्स यानी निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग is listed in which list given in the 7th schedule in the Constitution of India। तो यहाँ पर शेड्यूल दे दिया है। शेड्यूल कौन सा है? 7वीं अनुसूची में ये शामिल है, लेकिन आपको ये बताना है कि इन्हें किस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखिए, ये ऐसा मामला है कि इसमें केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। हालांकि केंद्र सरकार के बिना भी काम नहीं चलेगा जब तक कि राज्यों का इसमें रोल नहीं रहेगा। मतलब दोनों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जनसंख्या राज्यवार ही बटी हुई है। तो इस प्रकार से इसमें समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट में डालने का मतलब ही यही होता है कि उसमें स्टेट का भी अपना मैटर होता है, रोल होता है, और सेंटर का भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। प्रिंस खुर्रम वाज द नेम ऑफ द फ्यूचर एम्परर। ये मुगल शहनशाह की बात हो रही है। तो इनका बचपन का नाम था खुर्रम। बाद में जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो अपने लंबे लंबे नाम रख लेते हैं। ये हर मुगल बादशाह के साथ होता है, लंबी चौड़ी उपाधियां, मतलब पूरा एक पैराग्राफ का नाम रहता है। खैर, अब इसमें आप बताइए खुर्रम का वास्तविक नाम क्या था, जिसे कि हम प्रचलित तौर पे जानते हैं?
शाहजहां, ठीक है। यहाँ आप देखिए जहांगीर का बेटा शाहजहां। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहा गया कि द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, यहाँ जो फियोफाइसी शब्द दिया है इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है। असल में ये जो फियोफाइसी कुल है ना, इसमें शैवाल आते हैं, एल्गीज आती हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। तो ये कौन से रंग के शैवाल होते हैं? देखिए ये ब्राउन एल्गीज होती हैं। ब्राउन जो एल्गी होती हैं वो फियोफाइसी वाले जो कुल है उसमें बिलोंग करती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 7th। इसमें कहा जा रहा है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। हालांकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च तो चल रहा था, लेकिन उसको बाकायदा खोज कर लोगों के सामने प्रूफ के साथ प्रस्तुत करने वाले जे थॉमसन थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ ब्लैंक स्पेस पहले ही दिया है और उसके बाद कहा जा रहा है कि इफेक्ट द रेट, यहाँ देखिए इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, मतलब मृदा की ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करने वाली चीज क्या है? तो मृदा में कितना ह्यूमस पाया जाएगा या पाया जाएगा भी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की फ्लोरा और फौना कैसी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो ह्यूमस का अभाव होगा, क्योंकि ये जो ह्यूमस का निर्माण है ये इन्हीं चीज़ों से होता है, मतलब इनके अवशेषों से होता है, और ये मिट्टी के लिए अच्छा माना जाता है। तो बाकी चीज़ें उसको प्रभावित नहीं करती हैं। हालांकि जितने कारक आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मिट्टी को प्रभावित करते हैं। जिस चट्टान के अपर्दन से मिट्टी बनती है वो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, तभी उसमें जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनका समावेश होता है, और समय और तापमान भी प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ चूंकि ह्यूमस की बात हो रही थी तो इसलिए हम फ्लोरा और फौना को चुनते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एन इमेज फॉर्म बाई एन कॉन्केव मिरर ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड, मतलब जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसको क्या कहा जाता है। असल में उसकी प्रवृत्ति पूछी जा रही है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, कैसा होता है बताइए। तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अवतल दर्पण के द्वारा जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है वो असल में रियल इमेज होती है। इसके बाद अगले को देखते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण आपने पढ़ा होगा, समतल दर्पण पढ़ा होगा। इसके बाद अगले वाले को देखें, यानी 10वां, और इसमें एक फिर से सेंटेंस दिया हुआ है, एक ब्लैंक स्पेस है जिसे कि आपको भरना है। तो कहा जा रहा है कि और उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, मतलब ये जो धागा होता है, इस पदार्थ से बना हुआ धागा, वो असल में एक स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। प्रबल का मतलब क्या है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो ये नायलॉन है। नायलॉन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मतलब इसे अगर कॉमनली देखा जाए तो स्टील वायर या इस्पात का जो तार है जो कि काफ़ी अपने आप में मजबूत होता है, तो उसमें उससे भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे नाइक्रोम का अगर समावेश कर दिया जाए स्टील में तो नाइक्रोम स्टील नाम का एक नया पदार्थ बनता है, काफ़ी ज़्यादा ये तन्य होता है, लचीला होता है। तो इससे वायर्स बनाए जाते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे, और वो और ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे और ताजमहल को जो बनाने वाले कारीगर थे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, उनके तो हाथ ही कटवा दिए गए। खैर, अब यहाँ देखिए, यहाँ उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आता है, और काफ़ी भव्य आयोजन करके लंबे समय अंतराल के बाद ताजमहल को तैयार किया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं ये इसके मूल वास्तुकार थे, इन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बेजोड़ कलाकृति है। और 12वें को देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर नॉट करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से आपको जो गलत है उसकी तलाश करनी है। पहला वाला देखिए, द ऑथर ऑफ इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इज शशि थरूर, मतलब ये जो लंबी सी किताब का नाम दिया है ना, इसके ऑथर का नाम क्या है? शशि थरूर है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द ऑथर ऑफ ग्रेट इंडियन नॉवेल इज APJ अब्दुल कलाम, मतलब ये जो ग्रेट इंडियन नॉवेल नाम की बुक है इसको लिखने वाले कौन है? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और द ऑथर ऑफ माई कंट्री माई लाइफ नाम की जो बुक है इसको लिखने वाले इंद्र कुमार गुजराल हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? गलत की तलाश आपको करनी है, बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो तीनों गलत हैं, तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि तीनों गलत हैं तो फिर सही क्या है? यहाँ जो पहली किताब आप देख रहे हैं ना, इंडिया 2020 विजन वाली, वो असल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और ये जो तीसरी वाली आप किताब देख रहे हैं, माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ आप देख रहे हैं द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये APJ अब्दुल कलाम का नहीं है बल्कि ये शशि थरूर का है। इस प्रकार से इसकी रचना है। तो यहाँ जितने भी ऑथर्स के नाम मिलाए हुए थे सब गलत थे, और इसीलिए हमने D को चुना है। आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 12 यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, वही चीज़ है। 13वें को देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच नेशनल पार्क इन नेपाल इज द
कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारत का जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो है कहाँ पे? बिहार में है, बिहार राज्य में। तो अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि उसी का नेपाल में विस्तार है, मतलब वो नेशनल पार्क ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार राज्य तक सीमित है, वो चला गया है नेपाल में। तो नेपाल वाला जो एरिया है वहाँ पे उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ तो वाल्मीकि है, उसे हम जानते हैं, लेकिन जो बिहार के बाहर वाला एरिया है उसमें अगर देखा जाए तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नेपाल वाला पार्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14, इसमें कहा गया कि शेर खान डिफीटेड, और किसको इसने डिफीट किया था ये आपसे पूछा जा रहा है चौसा के युद्ध में। और यहाँ कन्नौज की लड़ाई के बारे में दिया हुआ है, मतलब 1539-1540 के आसपास शेर शाह सूरी ये इस नाम से अपने सिंहासन पर आरूढ़ होता है और सूरवंश की मतलब द्वितीय अफगान वंश की नींव डालता है। तो ये किसको पराजित करके अपना यहाँ सफल अभियान करता है? यहाँ हुमायूं का नाम होगा। हुमायूं जो था ये बाबर का उत्तराधिकारी था और ये बहुत समय तक गद्दी पर बैठ नहीं पाता है, मतलब आसीन होता है। उसके बाद शेर शाह सूरी जब आता है तो इसे खदेड़ देता है, और सिर्फ सिंहासन से नहीं खदेड़ता है बल्कि भारत की सीमा इसे क्रॉस करवा देता है। ये ईरान भाग जाता है, वहाँ पे अपनी शक्ति इकट्ठी करता है, लेकिन तब तक आने की हिम्मत इसकी नहीं होती है जब तक शेर शाह सूरी जिंदा रहता है। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में कालिंजर अभियान के बाद, तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उस लायक नहीं थे और षड्यंत्र चालू हो जाता है दरबार में। तो उसका लाभ उठा के हुमायूं वापसी करता है, लेकिन जब तक ये जिंदा था शेर शाह तब तक ये वापस नहीं आ सका। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोल इंस्क्रिप्शन, मतलब जो चोल अभिलेख हैं उसकी बात हो रही है, तो वहां पर अलग अलग तरह के लैंड का या लैंड की जो वेराइटीज है उनका मेंशन किया गया है। अब आपको ये बताना है कि जो गैर ब्राह्मण स्वामी किसान की भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था। मतलब ऐसी जमीन जिसका कि मालिक ऑनर जो है वो एक ब्राह्मण नहीं है, कोई और जाति हो सकती है। तो आप बताइए इस प्रकार की जमीन क्या होती थी? ये वेल्लन वगाई होती थी। इसका जो एक्चुअल नाम था ये दक्षिण भारतीय भाषा में वेल्लन वगाई होता था। ये चोल साम्राज्य की बात हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिया है लेकिन वो पूरा नहीं है, पूरा आपको करना है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है। इंजॉय प्लेइंग विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ब्लॉक बिल्डिंग वाला काम जो है ये माइंड गेम होता है, मतलब दिमागी एक्सरसाइज, उसमें सोचना पड़ता है, तो अच्छा गेम है। अब यहाँ आपको बताना है कि ये लोग इंजॉय कर रहे थे इस चीज को, कौन सा वर्ड भरे कि ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ भर दीजिए अलाइक। बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक इंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 17 को देखिएगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पर जो शब्द दिया है उसका आपको एक और अर्थ ढूंढना है। ये एक तरह से पर्यायवाची है। ठीक है, समान अर्थ वाले क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ मॉर्बिड दिया हुआ है। ठीक, बताइए। तो इसका गैसली हो जाएगा, ये पहला वाला सही है इसका। ठीक है, दोनों एक दूसरे से समान अर्थ रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पीछे हमने क्या किया? सिनोनिम्स ढूंढा। अब यहाँ पे हम एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं। तो ये दिया हुआ है, इसे देख लीजिए, एबियंस। अब इसके लिए आपको ढूंढना है एंटोनिम। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूएशन। असल में इसका मतलब क्या होता है? व्यवधान। तो कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या हो जाएगा? लगातार या निरंतरता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसका डी वाला सही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडम और फ्रेज। लोकोक्ति मुहावरा वाला है। तो आपको ये बताना है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम एंड फ्रेज। मतलब मुहावरा या लोकोक्ति जैसे हिंदी में दिया जाता है वैसे अंग्रेजी में भी आएगा, तो इसमें आपको दे दिया है। अब इसका अर्थ बताइए इसमें से। देखिए पहले लोकोक्ति है क्या? कीप अंडर वंस हैट, मतलब किसी के हैट के अंदर छिपा दो। तो ये जो चीज है इसको क्या कहेंगे? मतलब अर्थ इसका क्या होगा? तो टू कीप सीक्रेट, माफ कीजिएगा, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, मतलब किसी चीज को गुप्त रखने की आवश्यकता है, ये इसका मतलब है। हैट के अंदर छिपाना मतलब वैसे भी सीक्रेट चीज हो सकती है, तो इसे आप गेस कर सकते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहा गया कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, उसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला क्वेश्चन है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो वाक्य देखिए क्या है? द एरिया नियर अ सराउंडिंग, माफ कीजिएगा, द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक, अब इसके लिए आपको एक शब्द तलाशना है, क्या कहेंगे इसे? तो इसे वेसिनिटी कहेंगे। ठीक है, ये होरिजन नहीं होगा, वेसिनिटी होगा, इसका बी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। मतलब इसका अगर हम रेशियो निकालें तो क्या इसका मान आएगा? बताइए।
तो यहाँ आप देख लीजिए, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ आप सिंपल से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 4:2:1 इसका राइट आंसर दिया हुआ है, तो वह आएगा कैसे? एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए ना, लघुत्तम ले लीजिए, आ जाएगा। आराम से आप लघुत्तम निकालेंगे और ये निकल आएगा। जो आंसर होगा उसको आप रेशियो के हिसाब से निकाल लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ भी ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स इन अ शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट जो है वो 4 आइटम की शॉपिंग लिस्ट में कितनी है? 1250 रुपया। मतलब 4 चीजें आपने खरीदी हैं और इसका टोटल होता है 1250 एवरेज। और इफ वन मोर आइटम हुज कॉस्ट इज 2000, मतलब टोटल आपने जो खरीदा वो 1250 था औसत। अब उसके बाद एक और आइटम इसमें अगर जुड़ता है 2000 रुपए का, इज एडेड टू द लिस्ट, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपसे नहीं पूछ रहा है बल्कि एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज आप निकाल लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर 1400 हो जाएगा। इसका जो 1400 वाला उत्तर है वो सही है। औसत के नियम अगर आप जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। सीरीज कंप्लीट करने वाले बहुत तेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा 1/4 है, 0.65 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसमें पॉइंट में दे दिया है। तो वही आप समझ लीजिए कि इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रहा होगा, उसका डिवीजन करके दे दिया है। खैर, तो देखिए इसमें 1/4 है, 0.65 है, इसके बाद 29/20 है, ये बीच में ब्लैंक है, वही आपको बताना है क्या भरा जाएगा, और 1.85 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 21 यहाँ देखिए 21/20 है, इस प्रकार से। अब इसे हल करने का सही तरीका ये है कि पहले तो आप जो पॉइंट वाला इसमें अंक दिया है ना, उसको साधारण जो बटे वाली भिन्न है उसमें परिवर्तित कीजिए, यानी उसमें भी आप अंश और हर देख लीजिए। आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना दशमलव से बटे वाले में, मतलब उसमें अंश भी होगा और हर भी होगा, तो ऐसे में फिर आप देखेंगे कि जितने भी हैं इसमें सभी के हर बराबर होंगे, सभी का जो हर है वो इक्वल आएगा। जो ऊपर का इसमें दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि 8-8 का अंतर आएगा। इस प्रकार से डिफरेंस आपको देखना होता है। तो नीचे वाले में डिफरेंस मत देखिएगा, ऊपर वाले में देखिएगा, और ये आ जाएगा 21/20। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका बताया गया, और आप चाहे तो कोई भी ट्रिक लगा के इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का जो सिंबल होता है उसका मतलब होगा इनटू, यानी गुणा कर दीजिए। जहां प्लस है वहां पे आपको गुणा करना है, और नेगेटिव साइन जहां बना हुआ है वहां आप जोड़ दीजिए, और जहां पे गुणे का निशान लगा हो वहां क्या करना है, आपको भाग देना है, और भाग का निशान लगा है तो वहां पे आपको घटाना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ एक जो इक्वेशन या समीकरण है वो आपको दे दिया है, 825 × 25 - 27 / 10। तो वैसे तो आप सीधा सीधा गुणा भाग करके हल कर सकते थे, लेकिन आपको पहले तो चिन्ह बदलने होंगे। जहां पे गुणे का निशान है वहां पे आपको क्या करना होगा, भाग का निशान लगाना होगा। तो ये 825 / 25 हो जाएगा। माइनस की जगह पे क्या करना है, माइनस की जगह पे प्लस लगा देना है आपको। तो यहाँ 25 के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और जहां भाग का चिन्ह है उसकी जगह पे माइनस लगा देना है। तो जब आप इसे ऐसा कन्वर्ट करके हल करेंगे तो आ जाएगा 50। जोड़ घटा लीजिएगा, और इसमें कोष्टक वाले जो नियम होते हैं ना, पहले क्या करें, गुणा करें कि भाग करें, वो वाला अगर आप फॉलो करते हैं तो गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें जो विकल्प दिए हैं उसमें से आपको विषम शब्द का चुनाव करना है। तो ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए पुस्तक दिया है, टायर दिया है, कंगन दिया है, और कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी दिया हुआ है। सीडी का जमाना अब लद गया है लेकिन फिर भी दिया हुआ है। खैर, आप ये बताइए कि इसमें से एक जो है वो डिफरेंट है कैसे। तो इनके आकार पर जाइए। देखिए टायर जो है वो गोल होता है, कंगन भी गोल होता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो भी आज तक कभी फ्लॉपी की तरह तो देखी नहीं गई, वो भी गोल होती है। किताब कभी गोल होती है, कोई गोल किताब आपने देखी है, नहीं होती है ना। तो यही इसमें से ऑड है, इसीलिए आकृति के हिसाब से ये चौकोर होती है प्रायः। इतना हमने देखा, और यहीं पर यह क्विज समाप्त होती है।